टुडेज टॉपिक इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज हम लोग जो इकोलॉजी का यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 10। उसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है जो जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ इकोलॉजी। दिस इज़ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का अपना रिश्ता जो है, जो रिलेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोलॉजी। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, द लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसका इंटरेक्शन जो है, जिसका क्या नाम है, इकोलॉजी। और इसको पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इकोलॉजी पढ़ने से हम लोगों को एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है, वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो एक साथ जुट होके क्या बन जाते हैं, सेल्स। देन सेल्स कॉम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। सेल्स एक साथ टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू एक साथ ज्वाइन होकर ऑर्गेन्स बन जाते हैं। ऑर्गेन्स एक साथ ज्वाइन होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मेनी ऑर्गेनिजम्स टुगेदर फॉर्म ए पॉपुलेशन, और बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ कम्युनिटीज़, बहुत सारे कम्युनिटीज़। रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम एंड मेनी इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म द बायोम। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ध्यान हम लोग इस चैप्टर में देंगे। और डिफरेंट लेवल्स में 4 लेवल्स, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम, ये इकोलॉजी का 4 बेसिक लेवल्स ऑफ कंसर्न है। इकोलॉजी इज कंसर्न विद दिस 4 बेसिक लेवल। क्या क्या है? ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम। What is environment? Environment is the sum total of all external condition which influence the organism. मतलब हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जैसे इंटरेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। और ये क्या है? एनवायरनमेंट, दैट इज आवर सराउंडिंग। जो भी एक्सटर्नल कंडीशन का सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल कंडीशंस आर कॉल्ड व्हाट, द एनवायरनमेंट। बाहर का दुनिया कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस, द बायोटिक एंड अबायोटिक टुगेदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग टुगेदर, जो भी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है फॉर द सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ओके, और इकोलॉजी ये सबका स्टडी है, दैट इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड व्हाट, इकोलॉजी। तो ये सब टर्म्स है, इकोलॉजी, इंटरेक्शंस, स्टडी, एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग, बायोटिक एंड बायोटिक बोथ मिला के जो होते हैं वो एनवायरनमेंट होता है। और इन्हीं सब को हम लोगों को इस चैप्टर के में डील करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मेजर बायोम्स है वर्ल्ड का, जैसे डेजर्ट बायोम है, रेन फॉरेस्ट है, तुंद्रा है। इंडिया का मेजर बायोम्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशनशिप चलेगा तो भी इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा, और इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना भी ज़रूरी है। सो इसमें कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स होंगे रहने वाले जगह, कुछ अनफेवरेबल हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, जैसे कि डेजर्ट राजस्थान का, जैसे कि मेघालय फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जैसे कि डीप ओशियन लेयर्स, और जैसे कि बर्फ़ से लदा हुआ पोलर रीजन्स। हर जगह पर हैबिटेट्स है ऑर्गेनिजम्स का, and there is a relationship between the environment and the organism staying there, forming the what, biomes. Study about the major abiotic factors, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या क्या है एनवायरनमेंट को जो रेगुलेट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है
मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है इकोलॉजिकल सिस्टम्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर है टेम्परेचर, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके एनिमल्स या प्लांट्स एक जगह पर सरवाइव करेंगे। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर सब जीरो लेवल्स में है पोलर रीजन्स में, टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है कहाँ, डेजर्ट्स में। और कुछ यूनिक हैबिटेट्स है जैसे कि हाइड्रोथर्मल बेंट्स, वहाँ पर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स है ना। सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वेल एज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गवर्न बाय व्हाट, आर गवर्न बाय टेम्परेचर। बॉडी का फंक्शंस और वो कहाँ पर रहेंगे ये टेम्परेचर एडजस्ट करता है, टेम्परेचर के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। जो वाइड रेंज ऑफ मतलब टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, वो लोग क्या है, यूरीथर्मल। दोज आर कॉल्ड व्हाट, यूरीथर्मल, जैसे मैमल्स एंड बर्ड्स। And there are other organisms also which can tolerate low or narrow range of temperature like polar bear and amphibians. जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेंज अगर इधर उधर हो तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, सो दैट इज द स्टेनोथर्मल एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड एम्फीबियंस। ओके, सो टेम्परेचर के साथ ऑर्गेनिजम्स का एक रिलेशन है और इसी के ऊपर डिपेंड करके हर जगह पर ऑर्गेनिजम्स रहेगा, कौन एडजस्ट कर सकता है कौन नहीं, ये भी मतलब सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एडजस्टमेंट वी हैव टू टाइप्स, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ज़्यादा रेंज एडजस्ट कर पाएगा तो यूरीथर्मल और नहीं तो स्टेनोथर्मल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज पानी जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो पानी में ही तो पहला लाइफ आया था, है ना। तो विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट सस्टेन। ठीक है, जितना प्लांट का प्रोडक्टिविटी होगा वो मतलब पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्लांट कैसे कितना प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज डिपेंडेड ऑन व्हाट, डिपेंडेड ऑन द वाटर। और पानी में रहने वाले जानवरों का किसके ऊपर इफेक्ट है, जैसे कि पानी में रहने वाले जानवर पीएच, केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड सलाइनिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रहेगा। अगर बहुत सलाइन वाटर है, ठीक है, ओशियन में जैसे 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 में नमक होता है, सो अगर वो विथस्टैंड कर पाएंगे, सम ऑर्गेनिजम्स कैन विथस्टैंड वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी, तो that animals are called what, euryhaline. Or those animals that cannot withstand the large level of salinity, so there is a narrow range of salinity tolerance, these are called what, stenohaline. So कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है ये ज़्यादा टाइम तक समंदर के पानी में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ द सलाइनिटी, और समंदर का जो ऑर्गेनिजम्स है उसको फ्रेश वाटर में हम लोग बचा नहीं पाएंगे because of this factor. So dependent on the salinity, the tolerance of the salinity, animals are euryhaline and stenohaline. Next factor is light. All the green plants, सभी जो ग्रीन प्लांट्स है ये ऑटोट्रॉफिक है, तो फूड प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो देयर सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, लाइट. सो दे विल रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय व्हाट, बाय द लाइट. So light is also a very important factor to control life. Life can exist because of light. फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए भी लाइट चाहिए, प्लांट्स का फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए भी लाइट चाहिए होगा, और एनिमल्स को भी लाइट चाहिए होगा. उसके हिसाब से वो लोग फोरेज करेंगे, मतलब खाने के लिए जाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन, फिर माइग्रेटरी एक्टिविटीज, सभी को कंट्रोल करने वाले कौन है, लाइट. Which is the main source of light, sun, which gives what, which gives us light and also control the temperature, which are the two important factor for controlling the activities of the plants and animals. ठीक है, लाइट तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लेवल में है, और ये जो which is the main source, सनलाइट इज द मेन सोर्स, और विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट का है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में
डिवाइड होके फिर पहुंचता है ओशियन में, डिफरेंट डेप्थ्स में डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पहुंचता है। तो इसके लिए ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो डिफरेंट जोन्स में मिलता है। जैसे ग्रीन एल्गी अपर जोन में मिलेगा ओशन में, ब्राउन एल्गी मिडिल जोन में मिलेगा, एंड रेड एल्गी विल बी फाउंड इन द डीप लेयर्स डिपेंडेड ऑन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट इज अवेलेबल इन डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशन वाटर। समंदर के पानी में कितना जो स्पेक्ट्रम है वो पहुंचेगा, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, ये एल्गी का ग्रोथ। अपर लेयर्स में ग्रीन एल्गी, मिडिल लेयर में ब्राउन एल्गी एंड द लोअर मोस्ट लेयर्स या डीप लेयर्स में रेड एल्गी। कौन सा टाइप का पौधा उगेगा इसके ऊपर निर्भर करेगा पीएच, मिनरल एंड टोपोग्राफी। सो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स विल ग्रो, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन फीड, all these will be depended on what, the type of the soil, the pH and mineral composition। ओके और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पानी में भी नीचे जो मिट्टी का लेयर होता है ना, सेडिमेंट्स, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो कौन सा बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स वहाँ रहेगा उसको भी मतलब ये कंट्रोल करता है। सॉइल का पीएच, जैसे मिनरल्स क्या होगा, नेचर क्या है, कौन कौन सा एनिमल वहाँ रह पाएंगे, दिस आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। तो जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स जो है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, दैट विल कंट्रोल द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑर्गेनिजम्स का बर्थ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कौन सा जगह पर कौन सा एनिमल्स या प्लांट्स रहेंगे, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द बायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब। अभी रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, हाउ द ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू द एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि पहला वाला क्या है, रेगुलेट। सो एक्चुअली क्या करना पड़ता है, एक नॉर्मल बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता पड़ता है, बैलेंस में लाना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद द वैरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन का जो वैरिंग चेंजेस है, इसके साथ साथ बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड व्हाट, होम्योस्टैसिस। कुछ एनिमल जो होम्योस्टैसिस जो है ये मेंटेन कर सकते हैं और कुछ डिफरेंट वेज में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रेगुलेशन। सो दे मेंटेन द होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। सो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना फिजियोलॉजिकली एंड ऑल्सो समटाइम्स बिहेवियरली इज कॉल्ड व्हाट, रेगुलेशन। मतलब हम लोग का जो सिस्टम है, जैसे mammals का, birds का, and few lower vertebrates and some of the invertebrates are called what, endotherms। ठीक है, हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर जो भी है उसके साथ साथ बॉडी अपना जो है खुद एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक एनिमल्स। सो हम लोग जैसे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और धीरे धीरे पसीना जो हवा फैन के नीचे बैठते हैं तो इवापोरेट होके बॉडी को क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा फील देता है। बट बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़ जाता है तो इवापोरेशन होके बॉडी कूल हो जाता है, फिर अगेन नॉर्मल टेम्परेचर में ही आ जाता है। और ठंडाई के दिन में, जैसे कि ठंडे का मौसम जो है, इन विंटर सीजन शिवरिंग ऑकर्स, हम लोगों को बहुत ठंडा लगता है और कपकपी आ जाता है, तो वी प्रोड्यूस व्हाट, हीट, और फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में आके रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है। सो हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट, plants do not have such mechanism to maintain their internal temperature. We have the capacity to maintain the internal temperature, so we are called what, endotherms. We can regulate. So all birds, mammals and few lower vertebrates, invertebrates can regulate. So this can be thermoregulation for the temperature regulation also, and osmoregulation to maintain the constant osmotic concentration. About 99% of the animals and almost all the plants cannot maintain their constant temperature.
their internal environment cannot be maintained. Okay, so their temperature changes with the surrounding temperature, so they are called what? They are told to be conformers, or they conform because their body temperature changes with the temperature of the surroundings. Okay, so these animals are called what? Ectotherms. The body temperature changes with the surrounding. These are called what? Ectotherms. इसका मतलब क्या है? ये लोग क्या है? एक्टोथर्म्स, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। उसमें क्या है? थर्मोरेगुलेटर्स भी है और ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स भी है। एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ साथ अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चेंज हुआ तो बॉडी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी वो लोग चेंज करने का कोशिश करते हैं। वैसे ही थर्मोरेगुलेशन भी होता है। जैसे स्मॉल एनिमल्स दे विल लूज द बॉडी हीट फास्टर, सो स्मॉल एनिमल्स आर एब्सेंट इन द पोलर रीजन्स। स्मॉल एनिमल्स लूज बॉडी हीट फास्टर, छोटा एनिमल है तो बॉडी हीट फास्ट लूज करेगा। इसके लिए पोलर रीजन्स में ये जो छोटे मोटे जानवर है ये नहीं रहते, सो दे आर एब्सेंट। सो स्मॉलर एनिमल्स आर एब्सेंट इन द पोलर रीजन because the small animals have larger surface area relative to their volume, so they will tend to lose the body heat very fast in cold environmental condition. Cold environmental condition में बहुत ज़्यादा जो बॉडी का हीट है वो बाहर चला जाएगा, तो फिर से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा, और मतलब एनर्जी चाहिए होगा हीट जनरेशन के लिए। बॉडी को गर्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो इसलिए छोटे एनिमल्स पोलर रीजन्स में दिखते ही नहीं। सो इवोल्यूशन जब धीरे धीरे हुआ तो जो स्पीशीज़ अपने आप को चेंज करा सकते हैं, रेगुलेट द एनवायरमेंटल कंडीशंस विद इन देयर बॉडी, मतलब बाहर का टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है और उसी के साथ वो कन्फर्म हो जाएंगे, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, जो बाहर का टेम्परेचर से अपने आप को मिलाता रहता है, इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्फॉर्मेशन। कुछ एनिमल्स का क्या तरीका है? टू मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। अगर हैबिटेट जो सराउंडिंग है बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है तो वो अपने आप को हटा के दूसरे जगह पर कंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा, फिर वापस जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ वो वापस फिर से आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइग्रेशन। माइग्रेट, टू माइग्रेट। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब जब भी सिचुएशन कंफर्टेबल हो जाएगा वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, एज इन द बर्ड्स। और कुछ में हम लोग देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी में देयर आर थिक वॉल स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी में टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए बॉडी में क्या होगा? थिक वॉल स्पोर्स। कुछ में सीड्स एंड प्रोपाग्यूल्स डॉर्मेंसी लेवल, मतलब सोने के लेवल में चले जाएंगे, इनएक्टिव स्टेट हो जाएंगे, फिर जब सुटेबल फेवरेबल कंडीशन आएगा तब वो लोग जर्मिनेट कर पाएंगे। सो दे आर इन द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, सो जाते हैं लोग। एनिमल्स कैसे करते हैं? जैसे सो जाते हैं, विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और कुछ स्टेज में जैसे जू प्लैंक्टन्स अपने आप को एक सस्पेंडेड स्टेज में रख देते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होता, इसका नाम क्या है? डायपॉज। दैट मीन्स दे आर हैविंग अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। यहाँ से अब डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ समय के लिए डेवलपमेंट रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। सो ठीक है, तो क्या हम लोगों ने अभी देखा है कि रेगुलेट, कॉन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड, what are these? These are the responses to the abiotic factors, how the animals react with the abiotic factors in order to adjust themselves with the surroundings. ठीक है, एक रेगुलेट है जो अपना खुद का टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकता है, इंटरनल टेम्परेचर या ऑस्मोटिक बैलेंस। कन्फर्म जो बाहर का दुनिया है वो चेंज होगा तो अपने आप को उसी के हिसाब से मतलब रेडी कर लेगा। Migrate is to change their place temporarily, and suspend to wait in an inactive state.
एंड वेट फॉर द ऑनसेट ऑफ सुटेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन के बाद ही वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और अनफेवरेबल कंडीशन में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है स्टॉप हो जाता है। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अप टू दिस मच. Try to follow the video and correlate with the chapter from the book.